हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम मैकेनिक्स के जेईई एडवांस्ड लेवल के लेक्चर नंबर 2 में हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का भी डिस्कशन हुआ था, उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन भी पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस को पहले हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आपको आज भी एक क्वेश्चन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले उन क्वेश्चनों का डिस्कशन जो इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में दिए गए थे। तो ये पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, जो पहले वाले लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना। चलिए एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, फिर जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अ टिनी बॉल ऑफ द मास स्मॉल m is released from the state of rest over a large smooth sphere of mass capital M and radius r, which is at rest on a smooth horizontal surface. If the ball strikes the sphere perfectly inelastically, find their velocities after the collision. इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हो सकता है समझ गए हो, बाकी हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ एक छोटा सा बिंदु द्रव्यमान है और ये बिंदु द्रव्यमान स्मॉल h की हाइट से छोड़ा जाता है। नीचे एक जो है गोला है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, त्रिज्या कैपिटल R है, वो एक चिकनी सतह पर रखा है, उससे वो टकराता है। इन इलास्टिकली का मतलब होता है पूर्णतया अप्रत्याशित रूप से। तो जब वो आके टकराता है तो टकराने के बाद दोनों के वेगों को हमें ज्ञात करना है, उस कण का कितना वेग होगा और इस गोले का कितना वेग होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के डिस्कशन को। देखें, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास एक ये स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर से स्मॉल हाइट की हाइट पर, स्मॉल h की हाइट पर, एक्चुअली स्मॉल h की हाइट से एक छोटे से पॉइंट पार्टिकल को, टिनी बॉल का मतलब उसका साइज नहीं है, u इज इक्वल टू 0 से हम रिलीज करते हैं, यहाँ पर आकर के कोलिजन करता होगा। और इसने एक चीज़ और दे दी है कि जहाँ ये कोलिजन करता है ना, इसकी जो ये डिस्टेंस है वो r/2 है। तो अगर आप इसको सेंटर से यहाँ ज्वाइन कराते हैं जहाँ ये कोलिजन करने वाला है, ये डिस्टेंस साफ साफ r दिख जाएगी, ये आपकी r/2 है। तो आप एक बार देखेंगे ये एंगल थीटा हम बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जहाँ वो कोलिजन करने वाला, वहाँ की अगर बात करें तो उस जगह पर कोलिजन के जस्ट पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो इस जगह पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी ना, वो चलो v ले लेता हूं मैं, कोलिजन के जस्ट पहले। अब मैं अगर थीटा की बात करूं ना, तो साइन ऑफ थीटा आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज द r/2 डिवाइड बाई r कैंसिल आउट, इट इज 1/2, सो थीटा विल बिकम 30 डिग्री। सो सिंपल कैलकुलेशन। ओके, तो थीटा हमें फाइंड आउट हो गया है। अब आती बात की वेलोसिटी के पहले हमें, कोलिजन के जस्ट पहले में वेलोसिटी v साफ साफ दिख रही है, इसको निकाल ही लेते हैं ना, इसको एक बार निकाल ही लेते हैं, काम तो आने ही वाली है, तो एक बार निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर इस पोजीशन को मैं कहीं a नाम दे देता हूँ, इसको पोजीशन को a डैश का नाम दे देता हूँ, तो a डैश मोशन के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाता हूँ v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, तो आप देखेंगे इक्वेशन आ जाएगी v² इज इक्वल टू 0 प्लस 2 टाइम्स gh। तो आप देखेंगे v की वैल्यू आ जाएगी √2gh। ये हमारे काम आगे आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, ये जो स्फेयर है ये एक रेस्ट स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ था, ठीक है। चलिए, ओके, ये रेस्ट स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ था। हुआ क्या कि इसके तुरंत जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद पार्टिकल के पास अलग वेलोसिटी होगी, इस स्मूथ सरफेस के पास या इस स्फीयर के पास अलग वेलोसिटी होगी। तो ये जस्ट बिफोर द कोलिजन की सिचुएशन है। मैं बनाना चाह रहा हूँ कि मैं जस्ट आफ्टर द कोलिजन की भी सिचुएशन पहले बनाऊँ, ठीक है। उससे पहले काम करते हैं, इस v के कंपोनेंट्स दिखा देते हैं एक बार। एक कंपोनेंट मैं इस तरफ दिखाना चाहता हूँ रेडियस के अलाउंग, गौर से देखो, तो ये चीज़ आपको दिखेगी, ये रेडियस तो चलो r दिख रही है, और ये आपको दिखेगा v cos ऑफ थीटा, सुन रहे हैं। और एक दूसरी और वेलोसिटी दिखेगी v sin थीटा, जिसको vt कह सकते हो आप, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर ही सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट के अलोंग एक वेलोसिटी हमने दिखा दी है। तो कोलिजन के जस्ट पहले इसकी स्पीड v होगी, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा, ठीक बात है। ओके, अब आती बात की कोलिजन के जस्ट बाद। तो कोलिजन के जस्ट बाद की अगर हम बात करें तो देखें जरा ध्यान से, कोलिजन के जस्ट बाद सिचुएशन की बात करते हैं। चलो, तब क्या कहानी होगी देखो।
तब कहानी ये होगी कि ये आपका जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है ना, ये तो खत्म हो जाएगा। एक बार ऐसा करते हैं, कोलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटीज बनाता हूं मैं। एक इस तरफ मिलेगी, एज्यूम कर लेते हैं कि एक ये होगी vn, और ये जो कंपोनेंट है ना ये चेंज नहीं होगा। रीजन क्या है? अगर मैं यहाँ लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाऊं, अगर आपको आता हो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाना, आगे चल करके मैं इन सब पॉइंट्स को भी क्लियर करूंगा। ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, हिंदी में टक्कर की रेखा बोला जाता है। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो दोनों तरह से कह सकते हो कि कभी भी एक तरह का ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, तो ऑब्लिक कोलिजन में जो टक्कर की रेखा होती है, अब कई लोग टक्कर की रेखा नहीं जानते होंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं जानते होंगे, तो बहुत बेसिक सी बात है जी, टेंजेंट बनाओ और टेंजेंट के परपेंडिकुलर, सिंपल। टेंजेंट बनाओ और टेंजेंट के परपेंडिकुलर। हर बात को समझते चलो क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे मान लीजिएगा आपने कोई सरफेस ले लिया है ना, और ये पार्टिकल है, ये कोलिजन करने जा रहा है यहाँ पर, तो आप वहाँ टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज जस्ट नोन एज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो सिंपल। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है दैट इज जस्ट नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है, जैसे यहां पर ये है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो इसका ये मतलब हुआ कि बाद में भी जो वेलोसिटी होगी ये vt के नाम से ही जानी जाएगी आफ्टर द कोलिजन, जो v sin थीटा ही होगी। पहले तो v sin थीटा थी ही, जिसको हम vt कह रहे थे, तो बाद में भी vt बना रहेगा। सुन रहे हैं? हाँ, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको मैंने vn मान लिया है। ओके, ठीक है। यहाँ कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर दी जाएं जो काम आएंगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं जरा समझना। हमें क्वेश्चन के सॉल्विंग के लिए आगे बढ़ना है, तो हम ये देखेंगे कि भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब कोलिजन हुआ इस पार्टिकल का, तो जब पार्टिकल का कोलिजन हुआ तो उस समय जब पार्टिकल का कोलिजन हुआ, कोलिजन के जस्ट पहले, कोलिजन के जस्ट बाद, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा है? कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। F एक्सटर्नल अलोंग द एक्स एक्सिस ना ही इंपल्सिव है और ना ही नॉन इंपल्सिव है। सुन रहे हैं? दैट विल बी जीरो। और ऐसा अगर है तो हम क्या लगा सकते हैं? इसके बिहाफ पर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैन अप्लाई अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, वाई डायरेक्शन में हम नहीं लगा सकते हैं। रीजन क्या वाई डायरेक्शन में नहीं लगा पाने का? क्योंकि वाई डायरेक्शन में आप देखेंगे तो आपको मैं बताऊं कि इधर से एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा और इंपल्सिव होगा। ये कोलिजन की ड्यूरेशन में प्रेजेंट रहेगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व नहीं रहने देगा। माना कि बहुत कम टाइम ले रहे हैं, कोलिजन के जस्ट पहले, कोलिजन के जस्ट बाद, लेकिन जो ये फोर्स आएगा वो सडनली जो है एक तो अप्लाइड होगा और वो भी इंपल्सिव नेचर का होगा, आवेगी प्रकृति का होगा। इसलिए वर्टिकली अगर जस्ट पूछ ले वो कि क्या वर्टिकल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक है। अच्छा, कोलिजन के पहले हमने पार्टिकल वेलोसिटीज दिखा दी, कोलिजन के बाद हमने पार्टिकल वेलोसिटीज दिखा दी, कोलिजन के बाद हमने इस स्फीयर की वेलोसिटी नहीं दिखाई। तो चलो उसको भी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये इस तरफ मोशन करना शुरू करता है और इसकी वेलोसिटी को चलो v0 मान लेते हैं। तो ये सिचुएशन कब हो गई? ये हो गई जो सिचुएशन है, इसको मैं कहने जा रहा हूं जस्ट आफ्टर द कोलिजन, और ये है जस्ट बिफोर द कोलिजन। सुन रहे हैं? और हम इसी इंटरवल में, इसी टाइम इंटरवल में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं। वैसे तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पर थोड़ी देर बाद भी, कोलिजन के थोड़ी देर बाद भी, बड़े टाइम इंटरवल के लिए भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फोर्स कोई आएगा ही नहीं, इसलिए वो रहेगा। क्लियर? थोड़ी देर बाद भी रहेगा, लेकिन हमें अभी फिलहाल जस्ट बिफोर और जस्ट बाद के लिए लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन लगाना। अब जब हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो हमें सारी वेलोसिटीज हॉरिजॉन्टली चाहिए। ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली है ही, लेकिन यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ना, ये vn और vt ये नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, ये थीटा है, ये अगर थीटा है तो इस पर हम काम करेंगे तो 90 - थीटा, ये थीटा आ जाएगा,
ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। चलो Vn के कंपोनेंट करो जल्दी से, तो Vn के कंपोनेंट में एक कंपोनेंट इस तरफ मिल जाएगा Vn साइन ऑफ थीटा, और Vt का जब कंपोनेंट करोगे तो एक आ जाएगा Vt कॉस ऑफ थीटा। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटीज एक इस तरफ है, किस तरफ, उनके हमने कंपोनेंट्स कर दिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल वाले दिखाए ही नहीं क्योंकि हम वर्टिकली कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वर्टिकली हम काम नहीं कर रहे हैं इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने दिखाए ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन लिखना, ठीक है। तो क्या इस कोलिजन के पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरी की पूरी वेलोसिटी ये v थी? क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी, कोई लीनियर मोमेंटम था? नहीं था। तो अपन शुरू करेंगे यहाँ से कि 0 इज इक्वल टू, देखें जरा, 0 इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ m माइनस ऑफ v नॉट, ये कैपिटल M मास है, माइनस ऑफ v नॉट, प्लस स्मॉल m, ये पॉइंट पार्टिकल है, प्लस ऑफ Vn साइन ऑफ थीटा, प्लस स्मॉल m Vt कॉस ऑफ थीटा। इसको भी प्लस में लिखेंगे, राइट साइड में डायरेक्शन है, दोनों पॉजिटिव ले लिए, नेगेटिव ले लिए हैं। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, m v नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m Vn साइन ऑफ थीटा, ओके, प्लस स्मॉल m Vt cos of theta. This is the equation from the linear momentum conservation along the x-axis. Okay. आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर एक इक्वेशन और लगानी है और वो है न्यूटन्स लॉ फॉर द कोलिजन। न्यूटन्स लॉ फॉर द कोलिजन, न्यूटन ने कोलिजन के लिए भी एक लॉ दिया था, वो जरा देखो क्या था, सुनना। तो न्यूटन्स लॉ फॉर कोलिजन की अगर बात करें तो उसने लिखा था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट विल बी इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब आपको ये सब आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है। और देखो मैं सिखाता हूँ, कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें और इसको क्लियर करो तो चाहो लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, और ये है बिफोर द कोलिजन, अंडरस्टूड होता है वैसे तो ये, ठीक है। चलो अब इसमें एक काम करो, इस फिगर में एक काम ये करो कि जो आपका यहाँ पर ये वी नॉट दिख रहा है ना, इसके अपने को कंपोनेंट्स करने चाहिए, और इसके कंपोनेंट्स ऐसे करो, ये थीटा है ना, ये वर्टिकल लाइन बना दो, ये थीटा दिखा दो, एक वहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन बना दो, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। इस वी नॉट के जरा कंपोनेंट करना, तो आप देखोगे एक कंपोनेंट आएगा आपका इस तरफ वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, और एक आएगा इस तरफ, ये आएगा वी नॉट साइन ऑफ थीटा। तो अगर यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, ये वाला पार्ट, ये अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है वी नॉट साइन ऑफ थीटा, और पार्टिकल के पास लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग Vn है, उस तरफ है, तो हम इसी डायरेक्शन में, जरा ध्यान से देखें, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। हालांकि आगे के मैं एक क्वेश्चन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट और ये न्यूटन सेकेंड लॉ को और ज़्यादा ब्रीफली लेवल पर समझाऊंगा। अभी यहाँ पर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए तो क्लियर होगा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये दिख रही होगी आपको, है ना, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपको ऐसे दिखनी चाहिए, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ये इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, देखो, तो ये Vn है, ये वी नॉट साइन ऑफ थीटा है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे लिखेंगे। इसको रिवर्स करके अगर आप उसे दे देते हैं तो ये बन जाएगा Vn प्लस वी नॉट साइन ऑफ थीटा। तो चलिए इक्वेशन लिखिए, ये लिखी जाएगी Vn प्लस वी नॉट साइन ऑफ थीटा, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ, नहीं ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो जरा क्या होगा, कोलिजन के पहले ये देखो दिख रहा होगा, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वी कॉस थीटा, लिख दीजिए। अब क्योंकि ये जीरो है, बोला है ना उसने इन इलास्टिक कोलिजन है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए Vn प्लस वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 0,
वी एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा। ये आपकी वैल्यू आ गई, वी एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा वी टी कितना है, वी टी हमेशा से वी साइन थीटा है, दोनों पता है हमें, वी टी पता है और वी एन पता है। दोनों की वैल्यू को चलो इस इक्वेशन में यूज करते हैं। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है स्टार्ट करते हैं। एम वी नॉट यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड, इसको सेकंड इंफॉर्मेशन में ले लें दोनों चीज़ों को, और इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन में ले लें, इक्वेशन में ले लें। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए एम वी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एम, वी एन की वैल्यू कितनी है जरा देख लो एक बार। आप यहाँ चाहो तो ऐसा कर सकते हो, थीटा की वैल्यू भी पुट कर दो तो ये आ जाएगी 1/2। कितनी आ जाएगी 1/2। तो वी एन की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ वी नॉट बाई 2, पुट कर दीजिए यहाँ पर माइनस ऑफ वी नॉट बाई 2। ओके वी एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी है माइनस ऑफ वी नॉट साइन ऑफ थीटा, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, इनटू साइन ऑफ थीटा है तो थीटा 30 डिग्री है तो 1/2, ठीक है, प्लस स्मॉल एम, वी टी की वैल्यू कितनी है वी साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू जल्दी बताओ, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, कॉस थीटा बताओ, ये वैल्यू √3/2 है, ठीक है। तो वी एन की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस वी नॉट बाई 2, वी टी की वैल्यू पुट कर दी वी साइन थीटा, ये तो था ही कॉस थीटा पहले से। ओके इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो वी नॉट कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई 4, दैट विल बी इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पर नीचे 2 to 4 बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा √3 स्मॉल एम वी डिवाइड बाई 4, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाई 4, दैट विल बी इक्वल टू √3 mv डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से वी नॉट आ जाएगा √3 mv डिवाइड बाई 4 ऑफ m प्लस स्मॉल m, 4 ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m। v की वैल्यू बहुत पहले हमने निकाल रखी थी √2gh, तो √3m इंटू √2gh डिवाइड बाई 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट। और आप देखेंगे यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको m इंटू √6gh भी लिख सकते हैं, 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो √6gh m स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये वी नॉट आ गया। वी नॉट कौन है, द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर इन द लेफ्ट डायरेक्शन, सही है। ओके अच्छा देखो वी टी हमें क्लियर पता है, वी टी में लिखूँ अगर तो ये है √2gh इंटू 1/2, यह आ जाएगा आपका √gh/2। लेकिन जो वी एन था ना वो वी नॉट पर डिपेंडेंट था, तो माइनस ऑफ 1/2 तो रखेंगे, वी नॉट पूरी वैल्यू उठा के रखेंगे, वो रखी हुई है, √6gh m स्क्वायर √6gh m स्क्वायर होल डिवाइड बाई कैपिटल ऑफ 4 कैपिटल ऑफ m प्लस स्मॉल ऑफ m, सही है। ये आपका वी एन आ गया। जब वी एन पता वी टी पता तो जो पार्टिकल की नेट स्पीड होगी ना √, ये हो जाएगी वी एन स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर, और ये चाहे बन जाएगा जाकर √, वी एन स्क्वायर करते हैं, जरा इसको स्क्वायर करो तो ये 4 बन जाएगा, तो 6gh m स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ओके, प्लस gh डिवाइड बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द v net of the particle, ये उस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, और ये वेलोसिटी किसकी हो जाएगी v नॉट, ये वेलोसिटी हो जाएगी उस स्फीयर की, सही है ना। ये आपके सामने पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन था, ठीक है। ओके तो इसमें कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं, ठीक है, और चीज़ें यदि आपको आती हैं पहले से, सब बहुत क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखें जरा। फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर अ स्पूल ऑफ द मास स्मॉल m, ठीक है, ये स्मॉल m मास है, ये जो स्पूल है इसका मास स्मॉल m है, थोड़ा साइज ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, स्मॉल m है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है इसका, ओके, इज प्लेस्ड ऑन द प्लांक ऑफ द मास कैपिटल एम, इसका मास कैपिटल एम है, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द प्लांक और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है और इसका एंगल थीटा है। द फ्रिक्शन बिटवीन द स्पूल एंड द प्लांक इज सफिशिएंट एनफ टू प्रिवेंट द स्लिपिंग, ओके, ठीक है। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द प्लांक एंड सरफेस, ये जो सरफेस है इस सरफेस और प्लांक के बीच में कोई क्या नहीं है, कोई जो है फ्रिक्शन नहीं है, बट द फ्रिक्शन बिटवीन द स्पूल एंड द प्लांक, ये जो स्पूल है और जो प्लांक है उसके बीच में फ्रिक्शन है एंड दैट इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, है ना। ये यहाँ पर जो है फ्रिक्शन है और ये ठीक है, अच्छा खासा है, ये जो है इसको स्लिप नहीं होने देगा। हमें इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टार्ट करें, ओके। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे, इतना भी मतलब कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है। ये एक स्पूल है और जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व गुण आई है, रेडियस इसकी जो आउटर रेडियस 2r है, इनर रेडियस स्मॉल r है। नीचे एक प्लांक है जिसका द्रव्यमान कैपिटल m है, थीटा ये एंगल है, और ये चीज़ इस तरीके से जब यहाँ से रिलीज की जाएगी ना 0 वेलोसिटी के साथ, तो कह रहा है कि इनके बीच में तो स्लिपिंग हो नहीं सकती क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, घर्षण बहुत ज़्यादा है, और इसके प्लांक और नीचे वाले सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इतनी सी बात है। तो इसने पूछा है कि बताओ ये जो प्लांक है नीचे वाला वो ऊपर की तरफ चलेगा, एसेंड का मतलब ऊपर की तरफ चलना है, डिसेंड का मतलब नीचे की तरफ चलना है। तो प्लांक के बारे में बात हुई है इन तीनों ऑप्शंस में कि इस सिचुएशन में ऐसा होगा क्या, इस सिचुएशन में ऐसा होगा क्या कि जब स्मॉल m बाई कैपिटल M की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो जो प्लांक है वो ऊपर की तरफ चलेगा। आप चेक करिए कि क्या इस सिचुएशन में प्लांक नीचे की तरफ चलेगा, ये सारी बातें कही हैं। और हाँ, लास्ट में उसने एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द स्पूल जरूर पूछ दिया है, जो स्पूल है ये, है ना, इसका भी उसने कोणीय त्वरण पूछ दिया है। चलिए तो शुरू करते हैं इसका डिस्कशन, देखें। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि ये इस तरीके का एक स्पूल है, इसको यहाँ एक स्ट्रिंग से इस तरह कनेक्टेड कर दिया गया है, ये रेस्ट है, थोड़ा फास्ट समझेंगे इसको। यहाँ एक प्लांक है, ये प्लांक है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ नीचे इसके एक सरफेस है, ये पूरी तरह म्यू इसका 0 है, ठीक है, ओके। यहाँ पर लेकिन फ्रिक्शन है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन है, ये एंगल थीटा है, इसका मास कैपिटल m है, ओके। तो स्टार्ट करें फिर डिस्कशन। देखो इसका मास स्मॉल m था ना, तो सबसे पहले फोर्सेस लगाने शुरू कर दो। इस पर नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, स्मॉल mg, एक टेंशन फोर्स T रहेगा, ओके। अब आती बात प्लांक और इस स्पूल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन की, आप जो मर्जी है वो ले लो, आप इसकी वजह से उस पर अपवर्ड लगा दो, डाउनवर्ड लगा दो, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को विद साइन ढूंढ ही लेगा। अगर आपने गलत लगाई होगी तो नेगेटिव आ जाएगा, तो आप उसको रिवर्स कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मान लेते हैं कि ये इसे जो स्पूल है ये इस प्लांक पर ऊपर की तरफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है और ये इसे इस तरफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ये 100% स्टैटिक होगा क्योंकि यहाँ स्लिपिंग पॉसिबल है नहीं, उसने ऐसा साफ साफ कह रखा है, ठीक है। यहाँ पर इसका भी एक वेट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो होगा कैपिटल ऑफ mg, ठीक है। यहाँ पर एंगल की बात करेंगे, एंगल थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ इसके दो कंपोनेंट्स देखूँ तो एक आ जाएगा mg कॉस ऑफ थीटा और एक इस तरफ मोशन की डायरेक्शन में आ जाएगा कैपिटल ऑफ mg साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और आप यहाँ पर भी ऐसा कर ही सकते हो कि अगर इस जगह पर एंगल देखने को बोला जाए तो एंगल थीटा है, तो स्मॉल mg के भी दो कंपोनेंट दिख जाएंगे आपको, एक दिखेगा mg कॉस ऑफ थीटा और दूसरा दिखेगा इस तरफ स्मॉल mg साइन ऑफ थीटा। फोर्सेस हमने सारे लगभग बना दिए हैं। चलो इक्वेशन की बात करते हैं, देखना। चलो मैं मानता हूँ कि जो प्लांक है ना उसका एक्सीलरेशन इस तरफ, इसका एक्सीलरेशन जो इस तरफ है ना वो a1 है, और स्पूल का जो ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन है वो a2 है जी, ठीक है। इसका a1 है और उसका a2 है। तो प्लांक की FBD के हिसाब से अगर इक्वेशन आप बनाते हो तो देखो इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, देखना इक्वेशन प्लांक के लिए। तो अगर मैं प्लांक के लिए इक्वेशन बनाता हूं तो कैपिटल mg साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी इक्वल टू m टाइम्स a1।
कैपिटल M टाइम्स A1। दिस इज द इक्वेशन फॉर द प्लैंक। प्लैंक पर एक इक्वेशन बनेगी क्योंकि वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है बस। अब आ जाओ स्पूल पर बात करते हैं। अगर इस स्पूल पर बात करें तो एक ट्रांसलेशनल इक्वेशन बनेगी, वो सुनना कौन सी होगी। एक होगी स्मॉल mg साइन ऑफ थीटा, इस तरफ फोर्स है, माइनस टी प्लस ऑफ FR दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल ma2। एक तो ये इक्वेशन होगी जिसको हम ट्रांसलेशनल इक्वेशन कहेंगे। ये कौन सी इक्वेशन होगी? ट्रांसलेशनल इक्वेशन, ठीक है। अब आती बात इसकी रोटेशनल इक्वेशन। तो ये बॉडी एक्चुअली में रोटेट भी कर रही है, तो इस तरह इसका अल्फा मान लो आप कि बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। तो इसको जो रोटेशन मिल रहा है, जो टॉर्क मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है, कौन दे रहा है? चलो उसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कौन दे रहा है? एक तो टी दे रहा है, स्मॉल mg साइन थीटा देगा नहीं, स्मॉल mg कॉस थीटा देगा नहीं, वो सब सेंटर से पास हो रहे हैं। फ्रिक्शन जरूर देगा। तो टी दे रहा है क्लॉकवाइज, तो टी इंटू आर, क्योंकि यहाँ तक की जो रेडियस है ना ये वो कैपिटल आर है, और ये फ्रिक्शन जो है उसके अपोज में दे रहा है, लेकिन उसकी रेडियस कितनी है जी? वो 2r है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से सेंटर से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2r है। दैट विल बी इक्वल टू आई अल्फा। एक इक्वेशन ये आ गई। थर्ड, दिस इज सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट। अच्छा, एक इक्वेशन ये और आ गई, ठीक है, टॉर्क की इक्वेशन आ गई। अब आती बात यहाँ पर दो इक्वेशन। देखो यहाँ पर वैसे वेरिएबल कितने मैं पहले से बता देता हूँ। वेरिएबल बनने जा रहे हैं, एक तो A1, एक A2, एक T, एक अल्फा, और है कोई A1 A2 हो गया, T हो गया, अल्फा हो गया, और एक और है फ्रिक्शन। 5 वेरिएबल हैं। ओके, तो ये प्योर रोलिंग की कंडीशंस होंगी। जरा समझते हैं एक बार। मान लीजिएगा ये प्लैंक है और इसके ऊपर ऐसा स्पूल था, सही है। इसका सेंटर पॉइंट का ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन कितना है भाई? A2 है। इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है? अल्फा है। मैं अगर बात करूंगी इस पॉइंट का एक्सीलरेशन बताओ, तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन निकालने का तरीका ये होता है, इसका ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन रख दिया जाता है A2, और जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस है वो क्योंकि 2r है, आप देखेंगे आउटर रेडियस 2r है, तो आप जब इस पॉइंट के एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 2r अल्फा। अच्छा, इस पूरे बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो आप जानते ही हैं, वो A1 है, तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा? इस पॉइंट का एक्सीलरेशन A1 हो जाएगा। अब अगर यहाँ स्लिपिंग नहीं हो रही है, इस लोकेशन पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, इस जगह जैसा उसने कहा भी है कि यहाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो फिर 100% A1 की वैल्यू, ये A1 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? A2 माइनस 2r अल्फा के इक्वल होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। A1 इज इक्वल टू A2 माइनस 2 ऑफ r अल्फा, सही है, 2r अल्फा, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। 4 इक्वेशन बन गई, लेकिन 5 वेरिएबल हैं। एक इक्वेशन आपको और बनानी चाहिए। अब वो अगर एक इक्वेशन आप सोच पाते हो तो बड़ी बात है, आप यहाँ पहुँच करके चाहो तो 5वीं इक्वेशन के बारे में सोचो कि कहाँ से बनेगी। मैं तो चलो बना रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ सोचना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वीं इक्वेशन, ये स्पूल है, ठीक है, और ये आपका जो है यहाँ पर प्लैंक था ही, है ना, इस जगह पर एक स्ट्रिंग कनेक्टेड थी। तो पूरा माइंड आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत है नहीं, है ना, सीधा इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन बताओ कितना है? A2 है। एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है? अल्फा है। तो मैं अगर ये बात करूँ आपसे कि इस पॉइंट की बात करो, आप इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन कितना दोगे? कि A2 दोगे, है ना। जब बॉडी रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन कर रही होती है तो एक्सीलरेशन देने का यही तरीका होता है कि आप एक तो ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन A2 दे रहे हैं, साथ साथ में क्या करने वाले हैं, आप इस जगह पर रोटेशनल एक्सीलरेशन भी दे रहे हैं। वो देखो कितना होगा, ये r अल्फा। क्यों? यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? r है, तो r अल्फा दे देंगे। इन दोनों ने मिलकर के इस पॉइंट का कुछ एक्सीलरेशन बनाया होगा, वो A2 और अल्फा मिल करके बनाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, जो स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग का अगर हम एक पॉइंट ले लें, स्ट्रिंग का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या कर रहा है? ये पॉइंट अगर मैं इसको P कहूँ और आप इसको P डैश कहते हो, तो P क्या कर रहा है? P के पास एक्सीलरेशन कितना है? तो मैं बताऊँ आपको, P के पास एक्सीलरेशन है 0, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड पुली सपोर्ट से कनेक्टेड है, फिक्स्ड सपोर्ट से कनेक्टेड है, इसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो फिर इस पॉइंट का भी नेट एक्सीलरेशन 0 बनेगा, इसलिए A2 और r अल्फा एक दूसरे को क्या करने वाले हैं?
कैंसिल करने वाले हैं, ये और ये कैंसिल, मतलब एक और इक्वेशन आ गई, दैट इज A2 इज इक्वल टू, देखो भाई A2 इज इक्वल टू आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 5। बस अब इनको सॉल्व करना है, अब बहुत ईजी सा इनका सोल्यूशन रहेगा, है ना। चलिए देखिए, A2 के लिए यहाँ रख दो जल्दी से, तो फ्रॉम 4th and 5th तो आपको A1 मिलने वाला है, A2 आर अल्फा रखो, आर अल्फा माइनस 2 ऑफ आर अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ आर अल्फा, ठीक है। ये आपका 6th इक्वेशन भी हो गया। एक तरह से A1 की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ आर अल्फा, A2 आ गया आर अल्फा, दोनों की वैल्यूज मिल गई। अब आ जाओ, हमें इन ऊपर की 3 इक्वेशन पे काम करना है। देखो गौर से, यहाँ एक तो पहली इक्वेशन ये है, ठीक है, इसमें माइनस टी लिखा हुआ है, यहाँ टी लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में से आर को कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, टी माइनस 2FR इज इक्वल टू आई अल्फा अपॉन आर, ठीक है। इसमें टी दिख रहा है मुझे, यहाँ भी टी दिख रहा है, ओके। अब अगर मैं कहूँ कि भाई ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है हमारे सामने, यहाँ पर FR लिखा हुआ है, यहाँ पर 2FR लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, तो अब एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर आप कि इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को गौर से देखो एक बार, इसमें माइनस FR है कि नहीं है, यहाँ प्लस FR है कि नहीं है, और यहाँ पर माइनस 2FR है, ये माइनस टी है, ये टी है। हम चाहते हैं टी और FR सब गायब हो जाए, तो अच्छा तरीका ये है कि पहले काम करो, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करो। फ़ायदा क्या होगा, इससे माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से प्लस बन जाएगा ना, प्लस FR फिर प्लस FR, कितने हो गए, प्लस 2FR हो गया, और प्लस 2FR और ये क्या है, माइनस 2FR कैंसिल, और आप ये इसमें माइनस टी है ही, इसमें प्लस टी है ही, इनको ऐड करेंगे डायरेक्ट तो टी गायब हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, तो मैं पहली इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस ऑफ कैपिटल ऑफ mg साइन थीटा प्लस ऑफ FR दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ MA1। अब दूसरी इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, mg साइन थीटा, स्मॉल mg साइन थीटा माइनस ऑफ t प्लस ऑफ FR दैट विल बी इक्वल टू MA2। और अब मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, एक जो मैंने बनाई अभी, t माइनस 2FR दैट विल बी इक्वल टू आई अल्फा बाई आर। बस इनको ऐड कर दो, t और t कैंसिल आउट, FR प्लस प्लस होकर के 2 प्लस FR और माइनस 2FR कैंसिल आउट, यह आ जाएगा माइनस ऑफ mg साइन ऑफ थीटा प्लस स्मॉल mg साइन ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल M, A1 की वैल्यू रख देते हैं, चलो A1 निकला हुआ था, माइनस ऑफ आर अल्फा, ये रख दिया जी, ठीक है, प्लस स्मॉल m, A2 की वैल्यू भी रख देते हैं, A2 की वैल्यू है आपकी, A1 की वैल्यू माइनस ऑफ अल्फा है और A2 की वैल्यू आर अल्फा है, रख दीजिए आप आर अल्फा प्लस ऑफ आई अल्फा बाई आर, इन सब से आर अल्फा कॉमन ले लीजिए आप, देखें क्या आने वाला है। आप आर भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ चाहें तो अगर अल्फा इंटू आर कॉमन ले लीजिए, अल्फा इंटू आर, तो आ जाएगा कैपिटल M, ठीक है, प्लस स्मॉल m, ओके, प्लस आई अल्फा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, अल्फा आपने कॉमन ले ही लिया तो अल्फा यहाँ से हटा दो ना, ठीक है। इधर आ जाओ, लेफ्ट साइड में क्या रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि g साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा माइनस ऑफ m प्लस ऑफ स्मॉल m, तो स्मॉल m माइनस ऑफ कैपिटल M, सही है क्या। तो यहाँ से अल्फा देखेंगे आप कितना आने वाला है, g साइन थीटा इंटू स्मॉल m माइनस ऑफ कैपिटल M होल डिवाइड बाई r टाइम्स कैपिटल ऑफ m प्लस स्मॉल ऑफ m प्लस i बाई आर स्क्वायर, ओके, ये आपका अल्फा आ गया। चलो जल्दी से रिलेट करते हैं। एक बात अच्छा कन्फर्म है कि अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ, अगर यहाँ से देखें अपन तो अल्फा अगर पॉजिटिव हुआ, अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ, साफ साफ दिख रहा है A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और अगर अल्फा नेगेटिव हुआ तब A1 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अल्फा नेगेटिव A1 पॉजिटिव हो जाएगा, और तब A2 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सब कुछ इस बात से क्लियर होगा कि अल्फा का साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ पर देखें एक बार कि अल्फा का साइन कैसे पता चलेगा, तो देखें ज़रा, यहाँ साफ साफ दिख रहा है अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन कैपिटल M हो, अगर हम यहाँ देखें इसका मतलब है कि इफ़ में लगा कर देखें स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की वैल्यू लेस देन 1 हो, अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगर अल्फा नेगेटिव हो जाएगा तो A1 पॉजिटिव हो जाएगा, A1 देखें ज़रा, A1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव,
ये लिखा हुआ है वैल्यू, A1 पॉजिटिव हो जाएगा। अब A1 पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जो A1 किसका एक्सीलरेशन था, देख लो आप, A1 प्लांक का एक्सीलरेशन था, तो जो प्लांक है ना वो इस तरफ एक्सीलरेशन करने लग जाएगा। ठीक है क्या? ओके, ये A1 जो है इसका एक्सीलरेशन था। और अगर अब देख लें, इसी से कंडीशन बना लीजिए तो सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे। M ग्रेटर देन कैपिटल M है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M ग्रेटर देन 1 है। इसका ये मतलब हुआ कि अल्फ़ा की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव तो A1 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो प्लांक है ना वो नीचे नहीं ऊपर जाएगा। ठीक है, उसी तरह A2 की बात होगी, चेकआउट हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि इसके जो 4 ऑप्शंस हैं, अब अगर इसी तरह आप सोच कर देखेंगे तो मैं क्लियर कर देता हूं, इसके चारों ऑप्शन करेक्ट निकलेंगे, चारों, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों ऑप्शन इसके करेक्ट निकलेंगे। आप चेक कर लीजिए अच्छे से, यहाँ पर आई लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक दे देते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी इसमें। ओके, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।